चलिए भाई, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्ग्यूमेंट किसे बोलते हैं? अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो उसका आर्ग्यूमेंट कैसे डिफाइन है कि भाई ये जो एंगल होगा, कहने का मतलब जो रियल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रियल एक्सिस है, ये नेगेटिव पार्ट, ठीक है। पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रियल एक्सिस के साथ या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, एंटी क्लॉक भी हो सकता है, क्लॉक भी हो सकता है। एंटी क्लॉक विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड क्लॉक बिल्कुल सेम है जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी करते थे। तो ये जो एंगल होगा ये इसका आर्ग्यूमेंट होगा। अब आर्ग्यूमेंट खाली ये एंगल नहीं होगा, हो सकता था आर्ग्यूमेंट आप ऐसे मेजर करते हैं, तो ये क्या हो जाता, माइनस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। हो सकता है कोई कहता मैं आर्ग्यूमेंट ये नहीं लेता, मैं आर्ग्यूमेंट ऐसे ले लेता हूं, तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है। ये क्या हो जाता, 2 पाई प्लस थीटा। तो जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में बोलते थे, बिल्कुल उसी तरीके की चीज है कि भाई इसका जो आर्ग्यूमेंट है ये कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, 2 पाई प्लस थीटा हो सकता है, या फिर माइनस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा हो सकता है। अगर क्लॉकवाइज मेजरमेंट से तो पॉजिटिव होंगी, एंटी क्लॉकवाइज है तो सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होंगी, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव होंगी। एंड आप कैसे भी मेजर कर सकते हो इसको, एक सर्कल काट के आओ, ठीक है। दिस इज आर्ग्यूमेंट, ठीक। तो मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्ग्यूमेंट निकालें कैसे। फॉर एग्जांपल क्या है हमारे पास, हाउ टू फाइंड। तो इसमें कोई एल्गोरिथम या कोई चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, से z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + i। तो आप इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट कर लीजिए। आपको समझ में आ रहा है ये होगा यहाँ पे कहीं। इसका मतलब जो एंगल चाहिए आपको वो ये चाहिए, ठीक। तो थीटा कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। ये हो जाएगा आपका 1, ये भी हो जाएगा 1। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/1, दैट इज 1। तो थीटा हो गया पाई/4। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज पाई/4, ठीक। और एक दूसरे क्वाड्रेंट में देखते हैं। से आपको पूछा था फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस √3i, ठीक। ठीक है जी। तो अब आप इससे ये भी नहीं लेते, ये ले लेते हैं। तो आप बोले आर्गन प्लेन में आइए, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। अगर मैं इसको प्लॉट करता तो ये आता यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, -1 माइनस। तो अगर मैं बात करूं तो दिस इज गोइंग टू बी माई आर्ग्यूमेंट ऑफ सेट। और अगर मैं ऐसे लेता तब भी, क्लॉकवाइज लेता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिलहाल मुझे ये देखना है कि आई हैव टू फाइंड दिस एक्यूट एंगल, लेट थीटा बी द acute एंगल। तो अब आप बहुत आसानी से बोल सकते हो कि ये कैसे निकालें। तो आप बोलोगे टेन थीटा कैसे निकालोगे आप, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये कितना है √3, ये डिस्टेंस की बात हो रही है सिंपल, और ये कितना है 1। तो ये हो जाएगा √3/1, दैट इज √3। तो थीटा की वैल्यू हुई पाई/3, 60 डिग्री। 1060 कितना होता है √3। इसका मतलब ये एंगल, ये जो रेड में है, दिस इज 60 डिग्री, और इसमें पाई और ऐड करना है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z आप क्या लिखते, पाई प्लस पाई/3, ठीक है। या फिर कोई ऐसे भी लिख सकता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज, ऐसे मेजर कर लिया जाए, बट ये कैसा जाएगा फिर नेगेटिव में, तो माइनस ऑफ पाई माइनस पाई/3। तो आप इसको ऐसे लिखते तो ये आता, ऐसे लिखते तो ये वाला एंगल आता। आप जैसे मन चाहे वैसे लिख सकते हैं। तो बेस्ट तरीका इसमें यही है कि आप क्या करेंगे, आप
सिंपल एक्यूट एंगल निकालिए जिस भी क्वाड्रेंट में उसको पहले आइडेंटिफाई करिए, फिर एक्यूट एंगल निकालिए, उसके बाद इसका देख लीजिए भी आर्गुमेंट आप मेजर कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका ये है, कोई एल्गोरिथम याद रखने की जरूरत नहीं है, इनवर्स वगैरह को याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इनवर्स के कुछ फंक्शन बन जाते हैं, पर इनवर्स क्योंकि 12th का सिलेबस है तो अभी उसकी जरूरत है नहीं, तो सबसे आसान तरीका यही है। अब आते हैं कि भाई एक और टर्म होता है जिसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड या फिर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, एम्पलीट्यूड या फिर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो एम्पलीट्यूड या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है? द वैल्यूज ऑफ द आर्ग्यूमेंट, या फिर वैल्यू ही होगी, वैल्यूज नहीं होगी, वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर that lies in the interval, that lies in the interval माइनस पाई टू प्लस पाई। पाई पे क्लोज्ड है, माइनस पाई पे ओपन है। अगर मैं उस वैल्यू को ले लूं आर्गुमेंट की जिस जो माइनस पाई या पाई के बीच में है, फॉर एग्जांपल जो पहला वाला क्वेश्चन था, इससे z इज इक्वल टू -1, हमने दो वैल्यूज निकाली थी, हमने बोला था आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये आप देख रहे हो पाई से बड़ा है, ये जो वैल्यू है ये क्या है, -2π/3 इस इंटरवल में। तो इसी को आप क्या बोल देंगे, एम्पलीट्यूड या फिर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी बोल देंगे। ठीक, तो जो भी वैल्यू आर्ग्यूमेंट की इसके बीच में आ रही है, और माइनस पाई से पाई आपको समझ में आना चाहिए भाई, माइनस पाई ये रहा, पूरा चक्कर घूम के गए, माइनस पाई से पाई का मतलब क्या है कि भाई एक बार पूरा राउंड घूमा आपने, माइनस पाई पे थे और पाई पे आ गए, इसलिए पाई को एक तरफ रखा गया। ठीक है ना, इस लाइन को एक तरफ रखा गया, तो हर एक लाइन कभी ना कभी इसके इंटरवल में आ रही है। तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक यूनिक होगा जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा या एम्पलीट्यूड होगा। बट सिंपल आर्ग्यूमेंट आप कुछ भी बोल सकते हो, सिंपल आर्ग्यूमेंट आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है ना, अब शायद और ज्यादा क्लियर हो जाए, देखो ध्यान से, पीछे ही जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यही देखा था हमने कि आर्ग्यूमेंट z π/4, दिस इज नॉट द ओनली वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, इसमें आप कुछ भी ऐड कर दीजिए, आप इसको ऐसा घूम के आ जाइए या ऐसे घूम के आ जाइए, क्लॉकवाइज घूमिए, एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, तो आर्ग्यूमेंट विल हैव मल्टीपल वैल्यूज, बट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट विल हैव अ यूनिक वैल्यू। तो अगर मैं इसको भी लिखना चाहता तो मैं इसके लिए लिख देता, आर्ग्यूमेंट जो है वो जनरली कैसे लिखा जाएगा, कोई भी एक एंगल ले लीजिए, से पाई प्लस पाई/3 इज 4π/3 प्लस 2n पाई। ठीक, 2n पाई का मतलब क्या है, इसको आप घुमाते जा रहे हैं, अब n का कोई भी वैल्यू हो सकता है इंटीजर, आप -1 रखोगे, देखो 4π - 2π/3 तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, प्लस रखेंगे तो ये एक और चक्कर एंटी क्लॉकवाइज घूम के आ जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज, आर्ग्यूमेंट विल ऑलवेज हैव मल्टीपल वैल्यूज, बट principal argument will have a unique value, and that value will lie between -π to +π, +π is included, -π is excluded। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज आते हैं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ अ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ये है मींस पॉजिटिव रियल एक्सिस पे है, तो आर्ग्यूमेंट z1 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट z2, ये सब क्या होंगे, 2n पाई होंगे। और अगर एम्पलीट्यूड की बात करें इनके लिए तो ये 0 होगा। ठीक,
ऑन दी अदर हैंड अगर नेगेटिव रियल एक्सिस पे आप हो तो आर्ग्यूमेंट z से, इसको z3 बोल देते हैं, इसको z4 बोल देते हैं, तो ये सब का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा 2n+1 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा, ये होगा इनके लिए आर्ग्यूमेंट। ठीक, और एम्पलीट्यूड की बात करें तो प्लस पाई, एम्पलीट्यूड में पाई इंक्लूडेड है, माइनस पाई एक्सक्लूडेड है, ध्यान देना। तो आप इसका जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू रखेंगे इसे पाई रखेंगे, माइनस पाई नहीं रखेंगे। ये जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू दिस इज व्हाट प्लस पाई, दिस इज नॉट माइनस पाई। ठीक, तो आगे करते हैं। इसी तरीके से आप ये बोल सकते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ अ प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपने बोला दिस इज योर रियल एक्सिस, दिस इज योर इमेजिनरी एक्सिस। अगर प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, इमेजिनरी एक्सिस पे ही होगा। फिर से आप देख सकते हैं, बड़ा आसान है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 या z2 ये सब क्या होंगे ऐसे, दिस इज गोइंग टू बी π/2 + 2n पाई। अगर एम्पलीट्यूड की बात करें तो ये बराबर होंगे और किसके π/2 के। दिस इज द वैल्यू दैट ऑफ द आर्ग्यूमेंट दैट लाइज इन द इंटरवल -π2 + π। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं एम्पलीट्यूड ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 की बात करता तो आप बोलते ये होता -π/2 + 2n पाई। और अगर इसके एम्पलीट्यूड की बात करता तो आप समझ सकते हो दिस इज द एंगल। ठीक, दिस इज हाउ आर्ग्यूमेंट्स या एम्पलीट्यूड्स ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज पे आर्ग्यूमेंट की। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। पहला, आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये सिर्फ मैं आर्ग्यूमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, एम्पलीट्यूड के बारे में नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आप ये देख सकते हो कि भाई अगर ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, से ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसके लिए ये थीटा है आर्ग्यूमेंट, तो ये जो z बार है इसके लिए क्या हो जाएगा माइनस थीटा। तो वन ऑफ द वैल्यूज अगर थीटा है तो ये वन ऑफ द वैल्यूज माइनस थीटा होनी पड़ेगी। ठीक, इसी तरीके से आप ये भी देख सकते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z। ठीक है, ये भी किसके बराबर होगा, इसी के बराबर। ये और ये दोनों वैल्यू सेम होंगे। ठीक, कैसे प्रूफ, जब भी आर्ग्यूमेंट की बात हो तब आप हमेशा ऑयलर फॉर्म या पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लेंगे। तो ये क्या होगा r e⁻i थीटा, तो 1/z क्या होगा 1/r e⁻−i। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z आप देख सकते हो कितना है माइनस थीटा, कितना है माइनस थीटा। ये इसका मॉडुलस हो गया। तो z बार और z में क्या फर्क हुआ है, पहले भी हमने डिस्कस करा है कि इसका मॉडुलस अलग होगा बट आर्ग्यूमेंट सेम होगा। इसी लाइन पे कहीं ना कहीं, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं 1/z भी लाए करेगा, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं भी 1/z लाए करेगा। ठीक, तो एक ये आपका हो गया। और देखते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ -z के बारे में क्या कह सकते हैं। अब देखिए, अगर z यहाँ है तो -z कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक, तो इफ दिस इज थीटा देन दिस विल बी पाई प्लस थीटा, तो दिस इज गोइंग टू बी पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक, पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक, और देखिए अब आते हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन में आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर्स या डिवीजन में आ जाए, से ये है। ठीक,
तो अगेन इसको प्रूव करने के लिए आप इन सबको किस में ले लो, ऑयलर फॉर्म में ले लो। तो आप बोलोगे Z1 इंटू Z2 बाई Z3 विल बी R1 R2 बाई R3, और E की पावर्स जो है वो क्या हो जाएंगी, θ1 प्लस θ2। ठीक है, सिंपल जैसे अलजेब्रा कर रहे थे, मल्टीप्लीकेशन में है तो प्लस हो गया, डिवीजन में है तो माइनस हो गया। तो अगर मैं अब देखूं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 बाई Z3 ये किसके बराबर हो गया, θ1 प्लस θ2 माइनस θ3। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, ये है, वो क्या है, θ1 प्लस θ2 माइनस θ3। तो आप इसको सिंपली ये लिख सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2 माइनस, तो मल्टीप्लीकेशन में तो प्लस कर दीजिए, डिवीजन में तो माइनस कर दीजिए। तो ये सिंपल सा आपका प्रॉपर्टी है, ये आर्ग्यूमेंट्स के प्रॉपर्टी। अगेन मैं बोल रहा हूँ एम्पलीट्यूड्स में जरूरी नहीं है कि ये होल्ड करे, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड्स में हो सकता है वैल्यूज बाहर निकल जाए आपके रेंज से, ठीक है। चलिए, तो ये फिर आपकी एक प्रॉपर्टी आती है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n कैन बी एनी रैशनल नंबर, ठीक है जी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, दीज आर नॉट प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है जी। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z, n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। अब जो मैं कह रहा हूं कि भाई ये एम्पलीट्यूड में क्यों होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा एक एग्जांपल से देख लेते हैं। से why these results may not hold for amplitude, ठीक है। एक एग्जांपल ले ले रहे से, आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है 2 इंटू ई की पावर आई 2π/3, और एक है से 2 इंटू ई की पावर आई 5π/6, ठीक। या चलिए ठीक है। तो अगर आप Z1 इंटू Z2 करते तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता ये हो जाता 2 इंटू 2 4, और e की पावर में क्या हो जाता आए 2π/3 प्लस 5π/6, ठीक। ये हो जाता आपका Z1 इंटू Z2। तो अगर मैं एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 की बात करता तो मैं सिंपली ये नहीं लिख सकता था, एम्पलीट्यूड मींस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, दिस इटसेल्फ इज बिकमिंग Z1 इंटू Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ठीक है ना। तो इसका एम्पलीट्यूड ये नहीं होगा, वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट ये होगी, पर एम्पलीट्यूड ये नहीं होगा। तो आप ये बोलोगे कि ये जो वैल्यू है ये इसका एम्पलीट्यूड नहीं है, बट वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 आप बोल सकते हो कि ये होगा। अब मेरे पास आती है बात कि भाई एम्पलीट्यूड क्या होगा, ठीक है ना। तो मैं एम्पलीट्यूड के लिए क्या करता हूँ, इसका डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। एम्पलीट्यूड वो वैल्यू होगी एंगल की जो प्लस माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में होगी। अच्छा ये क्या है, ये 120 डिग्री है, और ये कितना है π-π/6 मीन्स 150 डिग्री। तो ये 120 डिग्री है और ये 150 डिग्री है। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये 3π/2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 120 है और ये 150 है,
इसका मतलब ये वैल्यू आएगी यहाँ पे, मीन Z1 इंटू Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो यहाँ पे आएगा कहीं पे। ठीक, अगर मैं इसके प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करूं तो वो होगा माइनस पाई। दिस इज गोइंग टू बी द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक बात है, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट उस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट होगी जो माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में होगी। तो आपने बोला ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होना पड़ेगा? माइनस पाई बाई टू। इसका आर्ग्यूमेंट ये हो सकता था, वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या हो सकती थी? ये हो सकती थी। बट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वो वैल्यू होगी जो माइनस पाई बाई टू और सॉरी माइनस पाई और पाई के बीच में आएगी। वो क्या है इस केस में? माइनस पाई बाई टू। तो एम्पलीट्यूड की बात करें अगर हम, तो वो हो गया माइनस पाई बाई टू। बट अगर मैं ये लगा देता, तो आप ये बोल सकते हो अगर मैं एम्पलीट्यूड्स में रिलेशन लगा देता, तो ये होल्ड नहीं करता। देख सकते हो आप, एम्पलीट्यूड Z1 Z2 इज दिस एंड दिस इज नॉट इक्वल टू एम्पलीट्यूड Z1। Z1 का एम्पलीट्यूड कितना है? 2 पाई बाई 3, क्योंकि ये माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में। और Z2 का कितना है? 5 पाई बाई 6, क्योंकि ये भी माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में। ठीक है, तो आप इस लाइन पे तो आ गए जहां आपको आना है, बट ये एंगल जो होगा ये एम्पलीट्यूड नहीं कहलाएगा 3 पाई बाई 2। एम्पलीट्यूड कोई और एंगल होगा जो माइनस पाई से पाई के बीच में। तो अगर मैं सिंपली बात करूं तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एम्पलीट्यूड जो डिफरेंस आएगा वो इसके बराबर तो आएगा, बट एक 2n पाई का कोई अंतर लेके भी आ सकता है। n का वैल्यू हो सकता है 0 हो, उस केस में हो सकता है +1 हो सकता है +2 हो सकता है -1 हो। जैसे इस केस में आप देखें तो यहाँ पे n का वैल्यू -1 आ रहा है। ठीक, तो डिपेंड करेगा कि n का वैल्यू क्या है, बट इन जनरल अगर मैं देखूं तो ये रिलेशन आपका होल्ड होगा। ठीक, कुछ 2n पाई का डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, n की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है। ठीक, तो ये एक चीज ध्यान देना कि भाई एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट में थोड़ा फर्क है। एम्पलीट्यूड क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू, मींस दैट वैल्यू दैट लाइज बिटवीन माइनस पाई टू प्लस पाई। ठीक है, चलिए जी, तो कुछ इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं इसके प्रॉपर्टी को यूज करके। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप पहले इनको कॉपी करके ट्राई कर सकते हो। तो मैं एक एक करके कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है? ठीक है जी, पहला क्वेश्चन करते हैं। तो आपको z दिया हुआ है i टाइम्स 1 प्लस √3i और इनटू, अच्छा ध्यान देना सब में एम्पलीट्यूड या फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करी गई है। जो निकालना है वो क्या है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक, तो मैं पहले आर्गुमेंट की बात करता हूँ। अगर मैं सिंपली ये बोलूँ कि आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, तो मैं बोलूंगा आर्गुमेंट ऑफ i, क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 कैन बी रिटन एज आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ, तो आप ये बोल सकते हो आप i कहाँ होगा? ये इमेजिनरी एक्सिस, तो इसका आर्गुमेंट हो गया 5/2 प्लस इसको देखते हैं। तो आप बोलोगे ये होगा 1 प्लस √3i, मीन्स यहाँ पे। ठीक है, इफ दिस इज थीटा, दिस इज √3 एंड दिस इज 1, तो ये कितना हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू दैट इज 5/3। तो ये एंगल हो गया 5/3। ऐसे इसको देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? √3 माइनस आई, तो √3 आगे माइनस आई नीचे, तो यहाँ पे आएगा। तो अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 1
न्यूमेरिकल वैल्यूज देख रहा हूँ सिंपल, और ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √3 माइनस। तो अगर इस एक्यूट एंगल थीटा की बात करें तो tan थीटा विल बी 1/√3, दैट इज 5/6। तो अगर मैं आर्ग्यूमेंट की बात करूं तो ये हो जाएगा -5/6, ये क्या हो जाएगा -5/6, ये जो एंगल है ये कितना होगा -30 एक तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट देखूंगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z can be written as 5/2 plus 5/3 minus 5/6, which is something like 5/2 plus 5/6, that is 2 5/3, ठीक है। 120 डिग्रीज ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये वैल्यू -π और π के बीच में, तो एम्पलीट्यूड ऑफ z ये आप क्या बोल दोगे, क्या हो जाएगा 2π/3 ही। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अभी। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, tan 1 माइनस आएगा होल स्क्वायर, तो z इज tan ऑफ 1 ऑब्वियसली रेडियन में दिया गया होगा, इसका होल स्क्वायर। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z, पहले आर्ग्यूमेंट देखेंगे फिर एम्पलीट्यूड की बात करेंगे। ये क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, अब हमने बोला था जो पावर होती है वो क्या हो जाता है ऐसा, z का पावर n का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या हो जाएगा n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो हम पहले सिर्फ आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं, फिर देखेंगे कि भाई, ठीक। तो अब यहां से मुझे एक बात ये समझ में आती है कि अगर मेरे को ये देखना है तो ये क्या होगा, ये कहाँ पे आएगा, माइनस आई है मीन्स यहाँ पे, और tan 1 है मीन्स यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है। tan 1 माइनस आई, ठीक। तो अगर ये एक्यूट एंगल थीटा की मैं बात करूं, अक्यूट एंगल थीटा, तो मैं बोलूंगा tan थीटा कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस है 1 और ये डिस्टेंस है tan 1, दैट इज cot 1, ठीक। तो अगर मैं थीटा की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि भाई tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 5/2 माइनस 1। मैंने cot 1 को कैसे लिख सकता हूँ, tan ऑफ 5/2 माइनस 1। दिस एम्प्लाइज थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ठीक। थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 5/2 माइनस 1। अच्छा, मेरा जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, नेगेटिव है, तो मैं यहाँ पे जो लिखूंगा वो लिखूंगा 2 टाइम्स माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया 2 माइनस 5। तो वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट ये आ गई। अब मेरे को ये देखना है क्या ये वैल्यू, अब 2 माइनस 5 अगर मैं प्लॉट करता हूं तो देखो क्या आएगा, पाई मीन्स 3.14 और 2 माइनस पाई, दैट इज 2 माइनस 3.14, इतना रेडियन। तो ये कितना हो गया -1.14 रेडियन। -1.14 का मतलब क्या हो जाएगा, ये होगा आपका -1.57 रेडियन। इसका मतलब -1.14 रेडियन यहाँ आएगा, विच इज in between -5 to y, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड जो होगा उसको आप लिख सकते हो सिंपली 2 माइनस, ठीक। अगर ये वैल्यू कोई बाहर में आ रही होती तब हम इसको वापस देखते कि भाई इसके बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसका तरीका एक और भी हो सकता था कि आप इसको खोल देते, यहाँ पे इसको होल स्क्वायर करके खोलते और फिर निकालते, पर ये ज्यादा आसान है, आप प्रॉपर्टी का यूज करो, फटाफट आंसर आते। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। यहाँ पे भी कुछ है ऐसा, बड़े बड़े पावर है, √3 प्लस आई का पावर 17,
और √3 प्लस i का पावर है 17 और नीचे में आपका है 1 माइनस i का पावर 50। तो आप फिर से बोलोगे मैं पहले आर्गुमेंट की ही बात करूंगा, उसके बाद देखूंगा क्या होगा। ठीक है, तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, 17 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 प्लस i जो पावर है, और z1/z2 है तो ये माइनस 50 टाइम्स। आई होप ये क्लियर होगा। तो आपने क्या करा, एक तो प्रॉपर्टी लगाई है और दूसरी जो दूसरी है वो आपने प्रॉपर्टी लगाई आर्ग्यूमेंट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। आपने ये दो प्रॉपर्टीज लगाई है। तो अगर मैं इसको देखता हूं तो ये क्या होगा अब आपका 17 टाइम्स √3 प्लस i, तो ये हो गया आपका √3 इसमें और यहाँ पे i, तो ये हो जाएगा √3 प्लस i। तो अब आप बहुत आसानी से बोल सकते हो ये अगर ये थीटा है तो tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर इज 1/√3 दैट इज π/3 π/6 माइनस इसके लिए देखते हैं 1 माइनस i, ये 1 ये माइनस है यहाँ पे, तो अब लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये एंगल आपको कितना दिख रहा है, -π/4, तो जाएगा 50 इंटू -π/4। तो पहले मैं आर्ग्यूमेंट की बात करता हूँ फिर देखता हूँ कि भाई, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z का वन ऑफ द वैल्यूज विल बी 17 π/6 प्लस ये हो जाएगा 50 π/4 दैट इज 25 π/2। ठीक है, विच इज सेम एज 75 π/6। ठीक, that is 92 π/6, that is same as 3 and this is 1, this is 46 π/3। ठीक, तो अगर मैं अब इसको प्लॉट करता हूँ तो अब आपको देखना पड़ेगा इसको कैसे लिख सकते हो आप। इसको लिख सकते हो आप इसको ब्रेक करेंगे तो जाएगा 314 2 π/3, 14 3 जा 42 प्लस 4। ठीक है जी। तो 14 पाई प्लस 4π/3 का मतलब क्या हो गया, इवन मल्टीपल ऑफ पाई और उसमें 4π/3 ऐड हो रहा है, मींस पाई प्लस π/3 और ऐड हो रहा है। तो आप अगर मैं देखूं तो आप अल्टीमेटली कहाँ पहुंचोगे, आप अल्टीमेटली यहाँ पहुंचोगे। दिस इज गोइंग टू बी 46 π/3। ठीक, अच्छा, तो और ये एंगल अगर मैं देखूं तो ये कितना है 4π/3। ठीक है ना, ये एंगल कितना है अगर एक रेवोल्यूशन लिया जाए, एक रोटेशन लिया जाए। तो अब आप बोल सकते हो कि भाई अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो प्रिंसिपल विल बी दिस, दिस इज गोइंग टू बी माय एम्पलीट्यूड। तो अगर एम्पलीट्यूड ये है तो एम्पलीट्यूड आप कैसे लिखोगे, द एंगल दैट लाइज बिटवीन -π to +π। तो बहुत आसान है, ये पाई प्लस π/3 है तो ये इतना एंगल है π/3, ये इतना एंगल है पाई। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो ये हो जाएगा -π माइनस π/3। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z जो होगा वो हो जाएगा -2π/3। ठीक है जी। तो ये जो है ये क्या हो गया आपके, एक एग्जांपल और हो गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो थोड़ा सा अलग तरीके का है। ये तो आप सिंपली क्या कर रहे हो कि भाई एम्पलीट्यूड अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का दिया हुआ है तो कैसे निकालें। तो एक और है
कि गिवन है mod of z1 plus z2 is equal to mod of z1 minus mod of z2, then prove that argument of z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 ये पाई होगा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 ये पाई होगा, ये प्रूव करना है। अगेन आप इसको पॉज करके सॉल्व करिए, उसके बाद करेंगे। तो इसमें आपका मॉडुलस इन्वॉल्व हो रहा है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई जो हमारे पास टूल है वो यही है कि इसको होल स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर मैं ये देखूं तो ये हो जाएगा ऐसा, और अगर राइट हैंड साइड में देखा जाए तो सिंपली दो रियल नंबर है, मॉड z1 भी एक रियल नंबर होगा, मॉड z2 भी एक रियल नंबर होगा। तो आपके पास सिंपली दो क्या है, रियल नंबर है। ठीक, तब आप क्या करोगे, तो इसको आप खोलते हैं, हो जाएगा मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल z1 z2 बार। आपकी मर्जी है, जैसे ऐसे लिखो, या फिर एक और हमने फॉर्मूला देखा था θ1 माइनस θ2 करके, वैसे भी लिख सकते हो। इसको खोलते हैं तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 टाइम्स मॉड z1 मॉड z2। ठीक, तो मुझे ये समझ आ रहा है कि ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास इसको एक और तरीका था लिखने का, वो क्या था, 2 टाइम्स मॉड z1 मॉड z2 cos of θ1 minus θ2, where θ1 is the where θ1 is the argument of z1 and θ2 argument of z2। तो अगर मैं ये देखूंगा तो शायद मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा ये वाला एप्लीकेशन, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स में ही कुछ बात करने को बोला जा रहा है। ठीक, तो या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दोनों से हो जाएगा, ये ज्यादा आसान है इस केस में। अब आप देख सकते हो कि ये इससे गया, ये इससे गया, तो आपके पास जो बच गया वो बच गया ये 2 टाइम्स मॉड z1 मॉड z2 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स मॉड z1 मॉड z2। ठीक, तो अब आप बोल सकते हो जाएगा cos ऑफ θ1 माइनस θ2 प्लस 1 इज 0, क्योंकि मॉड z1 मॉड z2 जीरो नहीं होंगे, दीज आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब θ1 माइनस θ2 मस्ट बी पाई। कॉस की वैल्यू किसी भी एंगल पे -1 आ रही है, कॉस की वैल्यू -1 आ रही है, इसका मतलब वो एंगल क्या होगा, पाई होगा। ठीक है, और यही आपको कहीं ना कहीं प्रूव करना था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, इनकी वन ऑफ द वैल्यूज विल बी पाई, क्योंकि आर्ग्यूमेंट अपने आप में यूनिक वैल्यू नहीं होती, बट वन ऑफ द वैल्यूज विल बी पाई। अच्छा, ये भी पाई जरूरी नहीं है लिखे हम, कॉस थीटा की वैल्यू -1 बहुत सारे वैल्यू पे हो सकता है, पाई पे हो सकता है, 3 पाई पे हो सकता है, माइनस पाई पे हो सकता है। ठीक है ना, तो दीज आर वन ऑफ द वैल्यूज, दीज आर वन ऑफ द वैल्यूज। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है कि ये क्या बोलता, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है ना, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स में बात हो रही है। बट अगर इस तरीके का क्वेश्चन, तो आप ऐसे इसको डील करोगे। तो ये हो गया आपका। तो ये अभी तक हमने क्या करा है, बिल्कुल बेसिक बेसिक आपके मॉडुलस के क्वेश्चंस करे हैं, आर्ग्यूमेंट के जो बेसिक चीजें हैं, कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है ना, इसके बाद अब आपका ज्योमेट्री होगा, एंड तब मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आपके आने शुरू होंगे।